उसमें हम देख रहे थे कॉज ऑफ वेरिएशन क्या था, जीन्स पर क्या हो जाते थे, डीएनए में क्या हो जाते थे, जीन्स क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा था, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, अनएक्यूरेट हो जाती है और उस वजह से क्या आ जाते थे, वेरिएशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने वेरिएशन के रीजन देखे थे। आज हम बात करेंगे कि अब वेरिएशन वाली बात होगी, उसने एक एग्जाम्पल दिया है आपको वेरिएशन का, और मैं तुमको ये भी बता रही थी कि कुछ कैरेक्टर हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक होते हैं, कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहते हैं या नहीं भी हो सकते, और एक्वायर्ड कैरेक्टर तो जेनेटिक्स पर डिपेंड करते ही नहीं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ईयर लोब्स का। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ईयर लोब्स मीन्स दिस, ईयर पिंडा का दिस वाला पार्ट है ना, ये ईयर लोब है। अब ये कई बच्चों का आपने देखा होगा कि ये जो ईयर लोब होता है ये अटैच होता है पूरी तरह से। कई बच्चों का ईयर लोब कैसा होता है, फ्री होता है। देखा है, ध्यान दिया है, ये जो ईयर लोब्स हैं एक तो ऐसी कंडीशन में होते हैं, तो दूसरे कैसे जो ईयर लोब भी ऐसे कंडीशन में, एक पीके वाले पान ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसे फ्लैट का है ना। क्यों होता है? यहाँ से अटैचमेंट के कारण होता है। तो अगर आप देखोगे ये जो ईयर लोब का अटैच्ड होना या फ्री होना, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये जेनेटिक्स पर डिपेंड। ठीक है, तो ये तुमको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अटैच्ड ईयर लोब या फ्री ईयर लोब क्या है, एक हेरिडिटरी कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। अगर इन केस वो तुमसे पूछ लेता है तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बाकी ऐसे 100 एग्जाम्पल होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, अपनी फैमिली में ही देख लो। हेयर्स का जो कलर होता है वो हेरिडिटरी है, गंजापन जो है वो हेरिडिटरी है। तो ऐसे फिजिकल बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स मैं वो बात कर रही हूँ जो आपको दिखाई पड़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। ऐसे बहुत सारे 100 कैरेक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी, ठीक है, उनमें से एक ये है। ठीक है, फ्री और अटैच्ड ईयर। अब हम बात करते हैं कि हेरिडिटी है, चलो ठीक है, हेरिडिटी आप हमने ये समझ लिया कि कुछ कैरेक्टर्स वो जो कि पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हेरिडिटी है, क्या हम लोगों में सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, माँ बाप से सारे कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे दादा दादी या नाना नानी से हमें आ रहे होंगे, है ना, और जबकि वो पापा मम्मी में नहीं होंगे। होता है ना, ऐसा सबने नोटिस किया। तो कैरेक्टर्स एक्चुअली जाते कैसे हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इस हेरिडिटी को समझने के लिए फर्स्ट जो अटेम्प्ट लगा किया था वो अटेम्प्ट था साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी हम हेरिडिटरी लॉज ऑफ हेरिडिटी करने वाले हैं। क्या? लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो लिया था ग्रेगर जॉन मेंडल, and he is regarded as father of genetics. He is regarded as father of genetics. जेनेटिक्स के ये सारी बातें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो जॉन मेंडल ने किया था। इससे पहले जो भी ट्रायल्स हो रहे थे वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किए जा सके। तो आज भी हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स से रिगार्ड करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटा आपको मेंडल ही आएगा सिर्फ, ठीक है, G.J. मेंडल आपको ऐसे ही आएगा। अब ये जो मेंडल है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? मेंडल, यस, ही एक्सपेरिमेंटेड अपॉन पी प्लांट। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवा। जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमारी तरह दो नाम होते हैं, विदेश श्रीवास्तव। समझ आ रहा है? ऐसे ही बायोलॉजी में भी दो नाम है। पहला नाम जो है इट रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज। कंप्लीट नेम इज जीनस एंड स्पीशीज। जैसे हम लोगों के होते हैं, हम पहले अपना नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, ऐसे यही समझो। ठीक है, सो जीनस एंड देन स्पीशीज। सो कीप इन योर माइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस should be written always as a capital case, or first letter of the species should always be written as a smaller case.
पाइथन का पी हमेशा बड़ा पी लिखेंगे, सेटाइरोन का एस हमेशा छोटा एस लिखेंगे, पाइथन सेटाइरोन। तो दिस इज द रूल, ऐसे लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मेंडल ने ही पहला एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल से पहले भी एफर्ट्स हो रहे थे बच्चों, लेकिन कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा कि कुछ ऐसे कंक्लूजन दे पाए। तो अब बात आते हैं कि रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल को ही सक्सेस इतनी क्यों मिली, ठीक है। तो उनकी सक्सेस के पीछे रीज़न था पी प्लांट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या मैं बोल रही हूँ, रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, रीज़न फॉर मेंडल्स क्या कारण रहे कि इनको सक्सेस मिली। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद का एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। तो बेटा इनकी सक्सेस के पीछे, किसी भी साइंटिस्ट की सक्सेस के पीछे उनका जो मॉडल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किस अप्रोच में काम कर रहे हो, है ना। तुम भी अगर मान लो किसी भी स्ट्रीम में अगर तुम कोई रिसर्च करने का सोच रहे हो, कोई डिस्कवरी करने का सोच रहे हो, तो आपने जिस चीज़ को चुना, आपका टॉपिक क्या है, वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना था, पी प्लांट को चुना था, और ये एक बहुत बड़ा वजह था उनकी सक्सेस के लिए। तो समझो कैसे पी प्लांट के पास ऐसी क्या खास बात थी जिसको हम इतना क्रेडिट दे रहे हैं उनकी रिसर्च मॉडल को, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिसर्च मॉडल, ठीक है। तो उनका रिसर्च मॉडल क्या था, पी प्लांट था, और उसमें ऐसी क्या खास बात थी वो देखते हैं। उसमें ऐसी क्या खास बात थी, एक तो उसका जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट था, तो पी प्लांट हैज़ शॉर्टर जनरेशन टाइम। बेटा उनकी सक्सेस का कारण क्या था, उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, वो मॉडल जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो, क्या है मॉडल ऑर्गेनिज्म, पी प्लांट। तो उनका रीज़न क्या था, क्योंकि उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म उन्होंने पी प्लांट दिया था। और पी प्लांट में ऐसी क्या खास बात है, एक तो पी प्लांट का जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। जनरेशन टाइम शॉर्ट होने का मतलब क्या है, अगली पीढ़ी बहुत जल्दी मिल जाती है। देखो ये बात बताओ बच्चों, जब आप जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहे हो तो आपको अगली पीढ़ी की जरूरत है। अब अगली पीढ़ी आने में 25 साल लग रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कितनी जनरेशन पर रिसर्च कर पाएंगे, मुश्किल से 3 पे, इतनी तो इंसान की लाइफ है, ठीक है। तो हमें कैसा चाहिए, हमारा ऑर्गेनिज्म ऐसा चाहिए जिसकी जनरेशन टाइम टेस्टिंग छोटी हो, हमें अगली पीढ़ी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो शॉर्टर जनरेशन टाइम था, ये बहुत बड़ा वजह। दूसरा क्या था कि इट वॉज ईजी टू ब्रीड, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट है तो डेफिनेटली आप रिप्रोडक्शन करवा रहे होगे रिजल्ट लेने के लिए प्लांट्स के बीच में, है ना। तो आप देखो रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, कॉलन निकाल रहे हो, इधर से आप जो है ओवम के अंदर उस कॉलन को पॉलिनेट करा रहे हो, फिर आपको नया प्लांट मिल रहा है। तो ये जो ब्रीडिंग आप आर्टिफिशियली करा रहे हो ना, रिप्रोडक्शन आप क्या करा रहे हो, ये ब्रीडिंग काफ़ी सक्सेसफुल है। तो क्या है कि ईजी टू ब्रीड था, आराम से आप इसमें ब्रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, इजीली अवेलेबल था, चलो ठीक है, इजीली अवेलेबल था, एक वो भी बात है, बट उसको भी अभी मैं नहीं कंसिडर कर रही यहाँ पर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके पास पी प्लांट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरेक्टर। पी प्लांट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। तो 7 थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब अभी हम समझेंगे क्या है, और यही सबसे बड़ी वजह थी। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, और किसी भी कैरेक्टर के 2 फॉर्म हो सकते हैं। सपोज कर लो मैं एक कैरेक्टर डिस्कस कर रही हूँ, लंबाई, ठीक है। लेंथ के 2 फॉर्म क्या हो सकता है, या तो कोई लंबा हो सकता है, या तो कोई कैसे हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो आप हो सकता है। तो क्या कहा हमने, लेंथ के 2 फॉर्म हो सकते हैं, या तो टॉलनेस या तो शॉर्टनेस, ठीक है। शॉर्टनेस को
की जगह बेटर है कि हम वर्ड क्या यूज करें, डॉट। ठीक है, डॉट। बात समझ आ रही है? या चलो स्किन कलर को ले लो। स्किन कलर के दो फॉर्म क्या हो सकते हैं? स्किन या तो फेयर हो सकती है या फिर डार्क हो सकती है, ब्रिटिश हो सकती है, डार्क। समझ आ रहे? किसी भी कैरेक्टर के दो फॉर्म, कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, ट्रेट के दो ऑपोजिट फॉर्म, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। डेफिनेटली जब आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल तो समझा ही दूंगी, कोशिश करूँगी कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मैं प्रैक्टिकल की अप्रोच करा दूँ इस चीज़ को। कि अभी एक बात बताओ कि मान लो हमने दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, हमने दो पी के प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस का वर्ड, ये क्रॉस वर्ड हम लोग बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे फॉर रिप्रोडक्शन, क्रॉस वर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो हमने दो प्लांट्स का क्रॉस कराया, अब हमें नई जनरेशन मिली, मतलब अगली जनरेशन के प्लांट मिले, तो उन प्लांट को हम कैसे पहचानेंगे? जीन्स आ रही नहीं आ रही? क्या जीन्स दिखती है हमें आंखों से? नहीं ना, हमें दिखता क्या है? कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेबल हो तभी तो आप समझ पाओगे, है ना, कि लंबा पौधा है या डॉर्फ पौधा है, वाइट स्किन है या डार्क स्किन है। तो वो जो कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेबल होंगे, अगर ऑपोजिट होंगे तो ही तो आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे देख के, है ना। सो ये बहुत बड़ा रीजन था कि पी प्लांट में कैसे ट्रेड्स थे बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ क्या है, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर ट्रेड क्या है हमारा? लेंथ है। तो लेंथ के दो ट्रेड, दो कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर क्या हो सकते हैं? कि कोई टॉल हो सकता है और कोई डॉट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका कलर, ठीक है, क्या था इसके पास? फ्लावर कलर। इसके फ्लावर कलर दो तरह के थे, रेड और वाइट। रेड नहीं, तुम्हारे में शायद रेड को पर्पल लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट इज पर्पल एंड वाइट, ठीक है। ये किसी बुक में आपको रेड लिखा भी मिल सकता है, ठीक है। पर्पल वैसा वाला पर्पल होता है, रेड और पर्पल मिक्स होता है ना, वॉयलेट टाइप का जो कलर आता है जिसमें रेडिश आता है, उस तरह का होता है। तो किसी बुक में आपको रेड भी मिलेगा, एनसीईआरटी शायद पर्पल लिख रही है, ठीक है। तो फ्लावर कलर के दो ट्रेड हो सकते हैं। सीड शेप, रिंकल और राउंड। सीड शेप कैसा है? दो तरह के मटर के दाने होते हैं, एक तो मुरझाए हुए सिकुड़े हुए और एक अच्छे से राउंड राउंड, ठीक है। सो राउंड एंड रिंकल। अगला ट्रेड सीड कलर। सीड मटर के दाने आप देखोगे तो ग्रीन कलर के या फिर येलो कलर के, ठीक है। तो येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, यही बैठो बेटा। कपिल इधर क्या आ जाओ, येलो एंड ग्रीन। कितने मेंशन किए मैंने? 4 हैं, इस तरह से 3 और है, इस तरह से 3 और है। वो है जैसे पी का पॉड होता है ना, पी पॉड समझते हो? पी पॉड समझते हो? मटर की जो कली होती है पी पॉड, वो पी पॉड कैसी है? फूली हुई है और पिचकी हुई है ना। एक ही कैरेक्टर है। जो मटर लगती है वो एक्सेस पे है, टॉप पे टिप पे लग रही है या यहाँ पर लग रही है, मार्जिन पे लग रही है, टिप पे लग रही है, ठीक है। तो एक्सियल ओरिएंटेशन है या नहीं है, वो अभी आप छोड़ दो। तो ये क्योंकि अभी आपको चाहिए पड़ेंगे तो 4 एग्जाम्पल आप पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अभी हम देख लेते हैं फिर मेंडल्स लॉस। यहाँ पर वो किधर है? डस्टर पीछे कौन मिलेगा? आर्थिक ये ना डस्टर ना नहीं रहा जो और पॉज करो।
लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो भैया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे